नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019-21 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 2.2 बच्चों से घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गया है। अब भारत की आबादी बढ़ने की दर लगातार घटती जा रही है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत में बर्थ रेट प्रति महिला 6.2 थी, जो लगभग 2021 में घटकर 2 से भी कम पर पहुंच गई है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बर्थ रेट घटने का ये दौर लगातार जारी रहेगा। अगर ऐसा होना जारी रहा तो 2050 तक भारत में बर्थ रेट 1.3 रह जाएगी और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत समेत दुनिया भर के देशों में कम बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मां नहीं बनने का फैसला करने वाली महिलाओं को सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। कंजर्वेटिव सेक्शन अबॉर्शन पर भी सख्त कानून बनाने की वकालत अब कर रहा है। मानो धरती चलाने और वंश बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही है। तो ऐसे में कई सवाल अब खड़े होते हैं। क्यों हो रहे हैं बर्थ रेट में कमी? क्या बर्थ रेट में कमी की जिम्मेदार सिर्फ महिलाएं हैं? बर्थ रेट में कमी के फायदे ज्यादा या नुकसान? और इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आलोक वाजपेयी, लीड नॉलेज मैनेजमेंट पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर निवेदिता झा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल स्पर्श हॉस्पिटल फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, मनीष गुप्ता, इकोनॉमिस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और काफ़ी नाजुक विषय है ये, इसीलिए एक तो इस एक विषय में दो विषय सम्मिलित हैं। और नाजुक इसीलिए क्योंकि हम न सिर्फ भारत के बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं की इच्छा की भी बात कर रहे हैं, जो आजकल खासतौर से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो इस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर उनके हाथ में आर्थिक आज़ादी आती हुई दिखाई दे रही है। अपनी ज़िंदगी की बागडोर वो खुद अपने हाथ में लेना बेहतर समझ रही हैं। तो दूसरा एक मामला है इस तरह की मानसिकता और इस तरह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे देश में, और जो हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं उसका एक पहलू है। बहरहाल ओवरऑल इस मुद्दे को हम पहले समझना चाहेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वाकई जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या जितने रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, क्या वो उतने ही जटिल हैं, क्या वो उतने ही सीरियस हैं? आलोक, शुरुआत में आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि बर्थ रेट कम हो रही है। क्या हम जापान की इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे वो ही जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हम उसी दिशा में अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने जो विषय उठाया है ये इम्पोर्टेंट है और गंभीर भी है। निश्चित रूप से ये जो टीएफआर फर्टिलिटी रेट में जो कमी है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेंड है। और जैसा आपने जापान का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे और कंट्रीज हैं जहाँ पर तेजी के साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इंडिया भी धीमे धीमे उस कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर हमारी फर्टिलिटी रेट आपने जैसा बताया 2 पहुंच गई, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। अ, और यहाँ पर जो महिला है, आंकड़े बताते हैं, आपने जिस सर्वे एनएफएचएस का जिक्र किया उसके अनुसार भारत में महिला जो मैरिड महिला है, वो उसकी डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 1.6 है, यानी वो अ, 2 बच्चों से कम बच्चे चाहती हैं। तो इसका असर निश्चित रूप से हमारी जो बर्थ रेट है उसके ऊपर पड़ रहा है। हालांकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उसकी दर में कमी आई है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है, तो उसके फायदे भी हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जिसकी तरफ अभी से हमको ध्यान देना होगा और सरकार को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे।
अब इस बात में आलोक जी कोई दो राय नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन वाकई बहुत ज़्यादा है अगर हम तमाम इकोनॉमीज से भी तुलना करें तो। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में ये ट्रेंड हम पर भारी पड़ सकता है और कई मायनों में भारी पड़ सकता है क्योंकि एक यंग फोर्स है जिसकी वजह से दुनिया मेरे ख्याल से भारत की ओर देख रही है। और अगर इसी यंग फोर्स में कमी आती हुई दिखाई देगी तो हमें बहुत सारे हमारे सेक्टर्स है जहां पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल और बारीकी में जाएंगे लेकिन एक एक टेक क्योंकि लेना होता है शुरुआत में, इसलिए डॉक्टर निवेदिता के पास में आना चाहूंगी। डॉक्टर निवेदिता, ग्लोबल ट्रेंड है, देखिए आजकल जो मिलेनियल्स हैं वो बस हम दो हमारे दो में विश्वास नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि मिलेनियल्स आजकल बच्चों से ज़्यादा पेट्स पालना पसंद कर रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से एक हॉलीवुड के एक्टर भी है जिनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बच्चे नहीं करने हैं, मुझे अपनी और अपनी वाइफ की ज़िंदगी और एडवेंचरस बनानी है और मनचाही ज़िंदगी जीनी है, और वो शायद उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भारत में ही हम ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है और महिलाओं की बच्चे ना पैदा करने की इच्छा की बात है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण आप अगर कुछ गिनाना चाहती हैं तो क्या गिनाएंगी? तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि महिलाओं की मानसिकता क्या है। अभी महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, घर जा रही हैं, घर पे उनको सारा काम संभालना है, बाहर जाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाहर की भी उनको लानी है। तो एक व्यक्तिगत स्तर पे उनके पास बहुत सारा काम है पहले से। तो पहले जितना करियर ओरिएंटेड हुआ करती थी लड़कियां और जितनी अभी हैं उसमें तो काफी फर्क है, वो हम देख ही रहे हैं, दुनिया बदल रही है। तो एक तो ये हो गया कि हम करियर के प्रति ज्यादा ज्यादा जागरूक हो गई हैं महिलाएं। दूसरा, जो हमारी फर्टिलिटी रेट की हम बात करते हैं तो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस उम्र में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अभी प्रेगनेंसी चाहिए ना, क्योंकि वो उम्र जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम पहले देखते थे कि हमारे क्लिनिक में भी जो 90% लोग प्रेग्नेंट होके आते थे वो 25 to 29 ईयर एज ग्रुप के थे। अभी क्योंकि शादियां जो हैं वो देर से हो रही हैं, एट द एज ऑफ 34 35 आप उस स्टेज पे पहुंच रहे हो अपने करियर के जहां आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अभी हम बच्चा कर सकते हैं, अभी हम सोच सकते हैं। क्योंकि अभी औरतें ज़्यादा जागरूक हो गई हैं शायद अपने करियर के लिए, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड है और भारत में तो विशेषकर ये ट्रेंड है, और ये मेरे हिसाब से बुरा तो किसी भी स्तर पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी, अभी जैसे आज की उम्र में किसी को एक बच्चा होता है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति जो आपको कितनी केयर करनी होती है, आपको घर जाके उसके लिए आप अगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो आपको वापस जाके उनका होमवर्क भी कराना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, आपको स्कूल में जाके पीटीएम भी करना है। तो अगर आप ऐसे देखें तो आपके लिए एक बच्चे की जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो सपोर्ट सिस्टम था हमारा पहले के ज़माने में, वो भी जो हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था, वो भी नहीं है। तो एक कपल को ये भी डिसाइड करना होता है कि हमें कमाना भी है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, हमें बच्चा भी करना है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है। तो क्योंकि समाज में ये बदलाव आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल फर्टिलिटी में भी बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है। मैं ये कहना चाहूँगी। और ये होना स्वाभाविक भी है क्योंकि इस तरह के बदलाव को अगर आप देखें तो लोगों ने प्रैक्टिकल होना शुरू कर दिया है। अब वो ज़माना नहीं है जब बच्चों को लोग भगवान की देन समझते थे और बस बच्चे होते जा रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल किल्लत भी है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो चाचा बुआ सबके बच्चे मिलकर एक साथ पल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। महंगाई बढ़ रही है, बच्चे को पैदा करना वो एक अलग खर्चा है, उसको बड़ा करना अलग खर्चा है। और भले ही लोग बोलते हैं कि एक बार बच्चों की शादी करा दो वो अपने अपने हो जाएंगे घरों के, ऐसा होता नहीं है। वंस अ पेरेंट्स ऑलवेज अ पेरेंट, वो एक आपकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी जो है आप बंध जाते हो। मनीष जी आपके पास आऊंगी क्योंकि एक अर्थव्यवस्था का भी पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब भारत को भी उसी लीग में गिनना शुरू कर दिया है जहां पे जापान और चाइना जाता हुआ हम देख रहे हैं।
देखिए, इसको दो एंगल से समझते हैं। पहला एंगल ये है कि बर्थ रेट एक्चुअल में घट क्यों रहा है, और दूसरा उसके इकोनॉमिक एंगल क्या है, और तीसरा जो बर्थ रेट है वो रेट स्टैंडर्ड क्या है। चलो सबसे पहले इकोनॉमिक एंगल देखते हैं। देखिए, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि अब बच्चा पैदा करना ही आसान नहीं बचा। मेडिकल फील्ड का कुछ ऐसा हाल है, रीजन तो आप सब जानते हैं, कि कहीं ना कहीं सर्जरी अब बड़े पैमाने पर हो रही, चाहे उसका रीजन पॉल्यूशन हो या अदरवाइज हो। हर बच्चा अब सर्जरी से पैदा हो रहा है मेजरली एक बार, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल से घर तक लाने के बीच में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो लोग ये प्लान करने लगते हैं, क्या हम अभी, जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए हम कैपेबल हैं भी या नहीं। यानी अब पेरेंट्स को बच्चा पैदा करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट, और जब एटलीस्ट जब वो प्ले स्कूल में जाता है 2 साल 2.5 साल का होके, तब तक की कॉस्ट इतनी बड़ी कॉस्ट है कि जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है। हम न्यूक्लियर, लगातार न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि जो 6 महीने का बच्चा है उसको कैसे कर। ठीक है, ये एक रीजन है कि पेरेंट्स इस कॉस्ट को उठाने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली साउंड महसूस करना चाहते हैं, और वो एज आते आते 32-33 साल हो जाते हैं, फिर वो एक बच्चा पैदा करते हैं। जब आप 35 के हो जाते हो, दूसरा बच्चा पैदा करने में आपको हिम्मत चाहिए। तो मुझे लगता है फिर वो कहते हैं 35 के हो गए, एक बच्चा हो गया, ठीक है। अब एवरेज की बात करें, देखिए ऑप्शन क्या है, या तो 2 बच्चे या एक बच्चा या 0 बच्चा। इतने में आपका एवरेज तो एकदम से ड्रास्टिकली डाउन हो जाता ना। यानी जिसके 2 बच्चे थे, उसने अगर एक किया तो आप उसने एवरेज को 50% से बिगाड़ा। तो सबसे पहली बात, जो एवरेज में ड्रास्टिक चेंज आता है वो ये आता है, अगर किसी एक लेडी के 2 की जगह 1 हुआ या नहीं हुआ या शादी नहीं की, तो उसने एवरेज को एकदम से डाउन किया। तो एवरेज के डाउन होने का एक मेजर रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अब लड़कियां, एक में बताया कॉस्ट बढ़ रही है, अब लड़कियां, सारी की सारी लड़कियां इस देश में अब एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, और कहीं ना कहीं वो जॉब करना चाहती हैं। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, जो जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी वो करना चाहती है, उसको लगता है मैं भी कुछ लाइफ में बनूंगी। अब शहरों को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, छोटे स्मॉल टाउन विलेजेस में भी गर्ल्स चाहती है कि मैं पहले जॉब करूं, मैं अपने आप को इक्वल करूं, इंडिपेंडेंट करूं, फिर शादी करूं, या शादी करूं तो बच्चा लेट पैदा करती है। इन सब की वजह से भी एवरेज घट रहा है, और उसका एक बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में आके किराए पर मकान लेके रहने के लिए आपको 20,000 से 25,000 रुपये रेंट पे करना है। ऐसे में लगता है पहले 2-3 साल सेटल हो जाए, पहले 2-3-4 लाख रुपए आपके बैंक में इकट्ठे हो जाएं, तब हम जाके सोचें। तो बढ़ती हुई महंगाई, अच्छी शिक्षा, मॉडर्न लाइफस्टाइल, फैमिली की लिबर्टी, और घर वालों का प्रेशर ना होना। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे माँ बाप की चिंता नहीं करते, वो कहते हैं शादियों में बच्चे पैदा करो, नहीं जी अभी 3 साल तो हम रेस्ट करेंगे फिर बच्चा करेंगे। तो इन सब का इकोनॉमिक वो महंगाई है, चाहे कुछ भी कहें, पर लगता है भाई कि अभी पैसे जोड़ लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, घूम लेते हैं, पहले और जरूरी चीजों पे खर्च कर लेते हैं, है ना, पहले पार्टीज कर लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं, फ्रिज, एसी, टेलीविजन, अच्छे महंगे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब ले लेते हैं। इन सब भौतिक चीजों की वजह से जो मातृत्व का सुख है, जो पितृत्व का सुख है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहा है। तो फाइनेंस एक बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से। क्लियरली यहाँ पर बहुत सारे पहलू आपने बताए हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक जो, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लॉक की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर निवेदिता, और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो महिलाएं ये सिलेक्ट कर रही हैं कि उन्हें माँ नहीं बनना है, ये अगर उनकी मंशा है, तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा बायोलॉजिकल एंगल के वे में समझना चाहें, पुरुष और प्रकृति हमेशा हम कहते हैं, और प्रकृति का काम होता है नर्चर करना। आप भले ही ये सिलेक्ट कर रही हैं, चूज कर रही हैं कि आपको माँ नहीं बनना है, लेकिन आपका शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक से गुजर रहा है, और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं में दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही है। ये टॉपिक इतना फैला हुआ है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जो एंगल्स मैं कवर कर सकूँ, मैं वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये एक बहुत बड़ा एंगल है उन तमाम महिलाओं के लिए जो चूज़ कर रही हैं कि उन्हें माँ नहीं बनना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो फुल ऑफ हॉर्मोन्स है, और विमेन क्योंकि हार्मोनली इतने ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं,
एक एक नेचुरल प्रोसेस को फॉलो नहीं करना कहीं ना कहीं बैकफायर करता है, बताइए। अब ये है कि बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के हिसाब से जो एक औरत होती है, उनके दो अंडाशय होते हैं जिनको हम ओवरीज बोलते हैं, और उनके अंदर सिर्फ 400 oocytes या एग्स जो होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम के लिए होते हैं ओव्यूलेशन के लिए। तो अगर हमने ये सोचा कि नहीं अभी करियर पहले ये कर लें, अपना पीक पहुंच लें, थोड़ा हम जो बोलते हैं कि थोड़े स्टेबल हो जाएं फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, तो जब तक हमारा 35 इयर्स तक हम पहुंचते हैं, तब तक जो हमारा ओवेरियन रिजर्व हम बोलते हैं, मतलब हमारे ओवरीज के अंदर कितने एग्स हैं जो केपेबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चा बनाने के लिए, वो हर साल एक औरत के धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और जब भी अगर ये डिसीजन लेट होता है कि अगर हमने माँ बनने का डिसीजन मान लीजिए 35 के बाद लिया, तो प्रेगनेंसी के अंदर के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे इनिशियल से ही हमारे मिसकैरेज रेट, हमारा जो ओवरऑल, क्योंकि जैसे हम एज, हाइपरटेंशन और जो भी प्रेगनेंसी में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ के आते हैं। तो हमारे हिसाब से ये है। दूसरा ये है कि अगर आपने चूज किया कि बच्चा पैदा नहीं करना है, तो देर आर 2-3 थिंग्स, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आपने कभी आपकी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है तो आपके रिस्क बढ़ते हैं। जैसे कुछ कैंसर्स हैं, हम एंडोमेट्रियल जो यूट्रस गर्भाशय का कैंसर होता है, उसमें भी ये एक रिस्क फैक्टर है हमारा कि आपके कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, आपने ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं कराई, तो हाँ उसके साइड इफेक्ट्स की। अभी मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी कपल्स हमारे पास आते हैं ओपीडी में, जो हम देखते हैं हर दिन, उनके साथ ये भी परेशानी है कि उतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो अगर वो सोचते भी हैं तो उनको बहुत सारे एंगल से अपने आप को देखना होता है कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या बच्चा होने के बाद मुझे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा? क्या मुझे जॉब में जो मेरा अभी जिस लेवल पे मैं हूँ, जिस पोस्ट पे मैं हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई और अभी बच्चे के लिए, मैंने कितनी सारी अपने पेशेंट्स को देखा है जो वापस आती हैं और बोलती हैं कि नहीं आई एम लूजिंग माय जॉब, मतलब उनको वो जॉब। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो समाज जिस हिसाब से बदल रहा है, जिस हिसाब से औरतों को अभी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू किए हैं, तो अभी शायद लड़कियां और औरतें इस चीज को लेके रेडी नहीं है कि उसको छोड़ के हम प्रेग्नेंट हो या बच्चा पैदा करें। बखूबी कवर कर दिया है आपने इस एंगल को। आलोक जी, अब ये बताइए कि किया क्या जाए, हमने प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और उसके पीछे लॉजिक क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, वो तो हमने अब चर्चा में शामिल कर लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सोल्यूशन बेस्ड बातें भी करनी चाहिए क्योंकि हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और भले ही एक ग्लोबल ट्रेंड है, हम उस ट्रेंड से अलग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बताइएगा आलोक जी। देखिए, इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस आने वाले सालों में, दशकों में होने वाले हैं, जिनमें से एक तो हमारी जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके अनुसार भारत में 20% पॉपुलेशन के 20% जो हैं 2050 तक एजिंग पॉपुलेशन होंगे, यानी 65 साल के ऊपर की पॉपुलेशन होगी। इसका असर पड़ेगा, हम जो वर्क फोर्स है वो कम मात्रा में अवेलेबल होगी क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और तीसरा मुझको लगता है कि हमारे यहाँ जो है सन प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो सेक्स रेशो है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो इनको देखते हुए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो एजिंग पॉपुलेशन है, उसके लिए हमें अभी से देखना पड़ेगा, उनके लिए हम सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन रिफॉर्म्स हैं, या फिर उनके लिए हम रोजगार के कैसे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो मेजर्स हैं वो कैसे प्रोवाइड करें, उनकी हेल्थ केयर की आवश्यकताएं होंगी,
उनको हम कैसे एड्रेस करें। उसी के साथ में इस समय हमारे जो यंग जनरेशन है वो बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे लिए। अगर हम उनमें हम इन्वेस्ट करें, उनकी शिक्षा में, उनकी हेल्थ केयर में, उनकी स्किलिंग में, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में, तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री के लिए हो सकता है। और हमारी जो एस्पिरेशन है कि जापान के बराबर हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम 2047 तक, जो कि मोदी सरकार का सपना भी है, हम एक विकसित देश बन सकते हैं। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से एड्रेस करने पड़ेंगे, लेकिन मनीष जी उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत होगी। लोगों को थोड़ा-सा पहले ये सब बातें संज्ञान में डालनी पड़ेंगी कि हमें यहाँ बदलाव और ये सुधार भी चाहिए। क्या कहेंगे? ये जागरूकता का ही तो असर है। आप कह रही है जागरूकता चाहिए, मैं कह रहा हूँ जागरूकता का असर है। हाँ, सबसे बड़ी जो रीजन हाँ, है ना हाँ। इस रेशियो को खराब करने में, वो है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री, आप अच्छा। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पीएचडी, जी। मास्टर डिग्री, ये इतना बड़ा रीजन है जो आप, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहिबा अच्छे से समझा रही हैं। तो मतलब वो और जो दूसरा कहावत थी रीजन है, तो मतलब वो जो कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है वो उसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ गया अब ये है। एक्चुअली क्या है, मानो जैसे डॉक्टर है, उसे एमसीएच करनी है, पीजी करनी है, तो वो कहते हैं हाँ, शादी करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मुझे नहीं, पहले मैं पीजी कर लूं उसके बाद करूंगा। जो एमबीबीएस कर रहा है या जो जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको कहता है मैं एमबीए कर लूं, और या मैं विदेश चला जाऊं, वहां से कोई डिग्री लेके आ जाऊं, पीएचडी कर लूं टीचर्स में। तो ये सब एक बड़ा रीजन है। और दूसरा बड़ा रीजन है कपल्स के बीच में बढ़ता हुआ डिस्प्यूट और उसके बीच का फाइनेंस। लोगों को लगता है जो बच्चा पैदा करना तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और अभी हमारे बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कल को बच्चा होगा तो डिस्प्यूट बढ़ेगा, वो कौन संभालेगा। और तीसरी बड़ी बात, जब बच्चे की फाइनेंशियल नीड आएगी तो कौन कंपनसेट करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसे टाइम कौन देगा, उस समय जॉब कौन छोड़ेगा, उस समय कौन अपने करियर को डाउन करेगा, स्टे करेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। मैंने एक सर्वे के हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितनी भी सीनियर लेवल की लेडीज हैं, उनमें ये ट्रेंड ज्यादा देखा गया कि बर्थ रेट का जो कंट्रीब्यूशन है, कम होने का कंट्रीब्यूशन, उसमें सीनियर लेवल की लेडीज का रोल है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम जो हिस्टोरिकली देख रहे हैं, हिस्टोरिकल, आज से अगर हम 500 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो कल्चर ये था कि पुरुष काम करता था, महिला घर का काम। धीरे धीरे एजुकेशन आई, महिला और पुरुषों को बराबर के अधिकार मिलने लगे, तो महिलाएं काम करने लगी। महिलाएं काम करने लगी तो कहीं ना कहीं वो मर्द को बराबर से सपोर्ट करने लगी। जहां हस्बैंड कमजोर पड़ रहा था वो उसको सपोर्ट करने लगी। इन सब में जो जॉइंट फैमिली थी वो मैनेज कर लेती थी कि मानो पेरेंट्स वर्किंग हैं और माँ बाप अगर साथ रह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे तो कब दादी और नानी के साथ, बुआ के साथ पल जाते थे पता ही नहीं चलता। समस्या ये है कि माँ बाप के भी एक ही बेटा, उनके बुआ ही नहीं है, चाचा ही नहीं है, तो बच्चे को पालने के लिए माँ की जरूरत है। और ये समस्या बच्चों को पैदा होने से रोक रही है। तो मैं समझता हूं फाइनेंशियल रीजन एक बड़ा रीजन है। और अगर आप ऑब्जर्व करें, दिल्ली में लगातार जॉइंट फैमिली का कल्चर है। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम तो दो भाई मिलकर रहेंगे, पहले हम अलग अलग रहते थे, इसलिए कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली हो जाए, अब हम दो भाई एक साथ रहना शुरू कर, तो ज्वाइंट फैमिली का कल्चर आएगा, जाकर इस बर्थ रेट पर थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज जैसा आलोक जी ने कहा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से भी, रिप्लेसमेंट रेट से भी कम अगर हो जाना, इसका मतलब ये एक बड़ी चिंता का विषय है। यानी हमारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट हो गई है। ये अलग बात है कि भारत 140 करोड़ क्रॉस कर चुका है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन इंडिया की है। उसमें भी क्या है, अलग अलग तरह की एनालिसिस है, वो आज का टॉपिक नहीं है, फिर कभी कर सकते हैं इसको। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे
टॉपिक्स में ब्रांचेस हैं जिसको हम इस चर्चा में तो पूरा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ज़रूरत है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना और प्रैक्टिकल होना, जो कि लोग ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। हालांकि जो पूरी अप्रोच है इस पूरे मामले में बहुत ही कस्टमाइज्ड है। हर किसी को अपने लेवल पर देखना होगा कि वो जिम्मेदारियों के लिहाज से फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कितने तैयार हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। बट ओवरऑल हित इसी में ही बैठता है कि आप खुश रहें जो भी आपका फैसला है। और हाँ, बाकी अर्थव्यवस्था के लिए जो चैलेंजेस हैं सामने, वो तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ही हम देखेंगे कि कैसे सुलझते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों से अपनी राय अपने सामने रखी उनके इस पूरे मामले पर। और मुझे भी इजाज़त दे इसी खास पेशकश में। नमस्कार।